हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर फैमिली लॉ पार्ट 2, जिसमें आपको मुस्लिम लॉ के बारे में स्टडी करना है। फैमिली लॉ पार्ट 1 में हिंदू लॉ के बारे में स्टडी करना था। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैं हिंदू लॉ के सारे टॉपिक कवर करवा दी हूँ, तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा हिंदू लॉ के बारे में तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी मैं टॉपिक डालती हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं डालूँगी वो आपको अपडेट हो सके। तो और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है एक अच्छा सा वीडियो बनाने का। तो आगे तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। क्या है मुस्लिम लॉ में आपको है मुस्लिम विवाह क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, मुस्लिम विवाह की उद्देश्य क्या है, मुस्लिम विवाह की प्रकृति क्या है और इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह जो है वो संभोग तथा संतान को वैधानिकता प्रदान करने वाली संविदा मानी जाती है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह जो है वो संभोग और संतान की उत्पत्ति को ही वैधानिकता प्रदान करने वाली एक संविदा मानी जाती है। मतलब मुस्लिम विवाह जो है वो एक संविदा है। मुस्लिम विवाह की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम समुदाय में विवाह को निकाह के नाम से जाना जाता है। निकाह जो है वो अरबी का शब्द है जिसका अर्थ दो विपरीत लिंगों का मिलन है, अर्थात दो विपरीत लिंग पुरुष व महिला के बीच एक ऐसी अस्थायी संविदा की जाती है जो आपसी सहमति व स्वतंत्र इच्छा से संभोग एवं संतानोत्पत्ति को वैधता प्रदान करती है। हिदाया के अनुसार विवाह जो है वो एक ऐसी विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्त्री एवं पुरुष के बीच समागम संतानोत्पत्ति को वैधानिकता प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह की विधिक परिभाषा क्या है? न्यायमूर्ति महमूद द्वारा अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के बाद में क्या हुआ था? इस मामले में न्यायमूर्ति महमूद ने कहा कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह संस्कार नहीं है, न होकर एक ऐसी सिविल संविदा है जिसमें प्रस्ताव और स्वीकृति के पूर्ण हो जाने पर उससे उत्पन्न होने वाले सभी अधिकारों एवं दायित्वों का उद्भव बिना किसी पूर्ववर्ती शर्त के तत्काल हो जाता है। मुल्ला के अनुसार विवाह एक संविदा है जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति एवं संभोग को वैधता प्रदान करती है। इसका मतलब यही है कि मुस्लिम विवाह जो है सिर्फ एक संविदा है, यह कोई संस्कार नहीं है। यह एक सिविल संविदा है जिसमें प्रस्ताव और स्वीकृति होती है। लड़कों तरफ से प्रस्ताव किया जाता है और लड़कियां उसे स्वीकृत करती है। तो यह एक सिविल संविदा है जिसमें सिर्फ प्रस्ताव और स्वीकृति होती है, और दूसरा कि मतलब में संतान की उत्पत्ति के लिए और संभोग के लिए विवाह किया जाता है, उसी को वैधानिकता प्रदान की जाती है। इसलिए यह कोई संस्कार नहीं है बल्कि यह संविदा है। विवाह का उद्देश्य क्या है? तिरमिजी विवाह के 5 उद्देश्यों का उल्लेख करते हैं। पहला है काम वासना का नियमन, जो भी काम वासना का जो भी नियम कानून है, जो भी नियम है वो करना। दूसरा है गृहस्थ जीवन का नियमन, वंश की वृद्धि करना, पत्नी और बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी में आत्मसंयम और सदाचारी बच्चे का पालन करना। मतलब लड़का और लड़की दो पक्षकार के बीच अगर शादी हो रही तो दोनों का यह उद्देश्य होगा कि वो बच्चे का पालन करे, पत्नी का ख्याल रखे, सदाचारी बच्चे का पालन करे, तो गृहस्थ जीवन का नियम का पालन करे, वंश को वृद्धि करे। मुस्लिम विवाह की प्रकृति क्या है? मुस्लिम विवाह की प्रकृति के विषय में विभिन्न विचार हैं। कुछ विधि शास्त्रियों के अनुसार मुस्लिम विवाह पूर्ण रूपेण एक सिविल संविदा है, जैसा कि पीछे बताया गया था, जबकि अन्य विधि शास्त्रियों ने इसे एक धार्मिक संस्कार की प्रकृति जैसा कहा है। मुस्लिम विवाह का समुचित आकलन करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके विभिन्न अवधारणाओं की समीक्षा की जाए। कुछ लेखकों और विधि शास्त्रियों ने मुस्लिम विवाह को केवल संविदा
सिविल संविदा बताया है और उनके अनुसार यह संस्कार नहीं है। यह विचार इस तथ्य पर आधारित है कि संविदा के सभी आवश्यक लक्षण मुस्लिम विवाह में मिलते हैं। कुछ विधि शास्त्री ने कहा कि यह धार्मिक संस्कार है, किसी ने कहा कि यह एक सिविल संविदा है, इसमें तो संविदा के सारे लक्षण मिलते हैं। जैसे संविदा में प्रस्ताव और स्वीकृति होती है, उसी तरह एक ये मुस्लिम विवाह में भी होता है प्रस्ताव और स्वीकृति। तो सभी विधि शास्त्रियों, कुछ विधि शास्त्रियों ने धार्मिक संस्कार माना तो कुछ विधि शास्त्रियों ने इसे सिविल संविदा माना। विधि मान्य विवाह की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है? मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह की विधि मान्य होने के लिए निम्नलिखित का पूरा होना आवश्यक है। पहला है पक्षकारों का सक्षम होना। विवाह संपन्न होते समय दोनों पक्षकारों अर्थात पति तथा पत्नी का सक्षम होना आवश्यक है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह करने के लिए कोई व्यक्ति सक्षम तब माना जाता है जब उसने यौवनावस्था प्राप्त कर ली हो, स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो और मुस्लिम हो। पहला आवश्यक शर्त है पक्षकार का सक्षम होना, जिसमें पति पत्नी का जो भी शादी कर रहे हैं वो दोनों सक्षम होने चाहिए। जिसमें सक्षम तभी माना जाता है जब उसने यौवनावस्था प्राप्त कर ली हो, मतलब 18 लड़की 18 लड़का 21 वर्ष से ऊपर का हो और स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, मतलब पागल ना हो। और तीसरा है कि मुस्लिम होने चाहिए। दूसरा है स्वतंत्र सहमति। मुस्लिम विवाह के विधि मान्य होने के लिए पक्षकारों या उसके अभिभावकों की सहमति आवश्यक है। पक्षकार यदि वयस्क तथा स्वस्थ मस्तिष्क वाले हैं तो उनकी स्वयं की सहमति ही पर्याप्त है, लेकिन यदि वे अवयस्क तथा पागल हैं तो उनके विवाह में उनके अभिभावक की सहमति अनिवार्य है। बिना अभिभावक की सहमति के अवयस्क तथा पागल का जो विवाह है वो शून्य होता है। पक्षकार यदि वयस्क तथा स्वस्थ मस्तिष्क है तो अभिभावक की इच्छा के विरुद्ध भी उनका विवाह पूर्णतः विधि मान्य रहता है। तीसरा है विवाह की औपचारिकताएं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह पूर्ण होने के लिए किसी धार्मिक अथवा संस्कारगत औपचारिकता की अनिवार्यता नहीं रहती। मुस्लिम विवाह के पूर्ण होने के लिए विभिन्न औपचारिकता मात्र यह है कि इसमें ईजब, जिसको प्रस्ताव कहते हैं, कबूल अर्थात इसकी स्वीकृति एक ही बैठक में हुए हो। स्वतंत्र सहमति में क्या था? विवाह विधि मान्य होने के लिए दोनों पक्षकार को सक्षम होना चाहिए और यदि वह और खुद की सहमति होना बहुत जरूरी है। अगर पक्षकार पागल है तो उसकी सहमति उसके अभिभावक लेंगे, उसकी जिम्मेवारी। अगर पक्षकार पागल नहीं है तो उसकी खुद की सहमति होनी चाहिए कि हाँ मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। और अगर अभिभावक के बिना सहमति के अवयस्क अथवा पागल का जो विवाह होता है वो अमान्य माना जाएगा उसे। और अगर वह सहमति देने के लिए सक्षम है, स्वस्थ मस्तिष्क वाला है, तो वह खुद भी विवाह कर सकता है, बिना अभिभावक के विरुद्ध भी विवाह कर सकता है। औपचारिकता में क्या क्या आता है? प्रस्ताव तथा स्वीकृति। सबसे पहला विवाह की औपचारिकता, मुस्लिम विवाह की औपचारिकता में प्रस्ताव तथा स्वीकृति। विवाह के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करना ही प्रस्ताव कहलाता है। सामान्यतः प्रस्ताव लड़के अथवा उसके अभिभावक की ओर से प्रेषित किया जाता है और विवाह के प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए। प्रस्ताव की स्वीकृति लड़के अथवा उसके अभिभावक द्वारा ही की जाती है, मतलब प्रस्ताव और स्वीकृति होने चाहिए। लड़का बोले कबूल है तो लड़की भी बोले कबूल है, प्रस्ताव और स्वीकृति होनी चाहिए। इसमें एक बात था, रसीदा खातून बनाम एसके इस्लाम। इस बात में क्या हुआ था, एक पुरुष ने एक स्त्री का विवाह का आश्वासन दिया कि मैं तुमसे विवाह करूंगा तथा उसके साथ सहवास भी करने लगा। कुछ समय पश्चात एक बच्चे का जन्म हुआ। तत्पश्चात उस स्त्री ने पत्नी के दर्जे का दावा किया। न्यायालय के समक्ष प्रश्न ये आया कि क्या ये विवाह मुस्लिम विधि के अंतर्गत वैध है? न्यायालय ने उक्त बाद में ही निर्धारित किया, चूंकि इस विवाह में जो है शादी जो है वो नहीं हुआ था और नहीं प्रस्ताव किया गया था, नहीं प्रस्ताव हुआ था, तो इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया, बल्कि भविष्य में विवाह किए जाने का आश्वासन दिया गया है। इसलिए इस तरह के आश्वासन पर सहवास करने से विवाह नहीं हो जाता है और पत्नी को विवाहित स्त्री की परिस्थिति नहीं दी जाएगी। मतलब वो पुरुष जो है स्त्री का विवाह का आश्वासन दिया कि मैं तुमसे विवाह करूंगा और उसके साथ सहवास करने लगा, जिसके कारण एक बच्चे का जन्म हुआ, तो स्त्री तो पत्नी का दर्जा तो वो मांगेगी ही ना। लेकिन न्यायालय क्या कहा कि इस विवाह में शादी का जो प्रस्ताव है उसकी स्वीकृति नहीं किया गया था और लड़की क्या की सहवास उसके साथ कर ली। भविष्य में विवाह किए जाने का सिर्फ आश्वासन दिया गया था।
इसलिए आश्वासन पर सहवास करने से विवाह नहीं हो जाता है। पत्नी को विवाहित स्त्री की भी परिस्थिति नहीं दी जाएगी। दूसरा औपचारिकता है मौखिक अथवा लिखित। विवाह का प्रस्ताव एवं स्वीकृति जो है वो मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी। इनका लिखित होना आवश्यक नहीं है। लिखित प्रस्ताव तथा स्वीकृति से निर्मित वैवाहिक संविदा जो है वो कविनामा कहलाता है, जिसे विवाह के प्रमाण का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। मतलब विवाह जो है मान्य विवाह जो है मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी, लेकिन लिखित जो होता है वो काविनामा कहलाता है और मौखिक जो होता है वो सही होता है। मौखिक से ही विवाह होनी चाहिए, सामने सामने रहकर ही विवाह होता है। अगर लिखित हुआ है तो वो काविनामा कहलाएगा, जो एक दस्तावेज बन जाता है। एक बैठक में औपचारिकता है, एक बैठक में विवाह होनी चाहिए। प्रस्ताव तथा स्वीकृति का एक ही बैठक में होना आवश्यक है। एक ही बैठक को इसके केवल शाब्दिक अर्थ तक ही सीमित नहीं किया गया है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि प्रस्ताव तथा जो स्वीकृति है वो साथ साथ हुए हों। साक्षियों की उपस्थिति होनी चाहिए। विवाह का प्रस्ताव तथा स्वीकृति दो सक्षम साक्षियों मतलब गवाहों की उपस्थिति में होना चाहिए। स्वस्थ चित्त वाला कोई भी मुस्लिम पुरुष जिसने यौवनावस्था प्राप्त कर ली हो विवाह का साक्षी बन सकता है। विवाह के समय कम से कम 2 गवाहों का होना आवश्यक है। यदि एक साथ 2 पुरुष गवाह न मिल पाए तो एक पुरुष तथा 2 मुस्लिम महिलाएं दूसरे पुरुष गवाह का स्थान ले सकती है। बिना 2 सक्षम गवाहों की उपस्थिति में संपन्न हुआ विवाह अनियमित या फासिद होता है। मतलब फासिद मतलब अमान्य होता है। मतलब विवाह में साक्षियों का होना जरूरी है, गवाहों का, और गवाह भी ऐसा होना चाहिए जिसने यौवनावस्था प्राप्त कर ली हो। मतलब विवाह की सारी औपचारिकताओं को वो समझे, वो पागल ना हो, अवयस्क ना हो, वयस्क होनी चाहिए और स्वस्थ चित्त वाला होना चाहिए। और विवाह के समय कम से कम 2 गवाह होने जरूरी है। अगर एक पुरुष है और दूसरा पुरुष नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पे 2 महिला होनी चाहिए। 2 महिलाओं का होना आवश्यक है, तभी वो विवाह मान्य माना जाएगा। सिया विधि में ये नहीं होता है। मतलब सक्षम गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। बिना 2 सक्षम गवाहों की उपस्थिति द्वारा संपन्न हुआ विवाह भी पूर्णतः विधि मान्य होता है। सिया सुन्नी होता है तो सिया विधि में बिना सक्षम गवाह के भी मतलब बिना गवाह का भी जो विवाह होता है वो मान्य होता है। चौथा है पक्षकारों के बीच निषिद्ध संबंध होने चाहिए। इसका तात्पर्य है कि एक पक्षकार जो है वो निषिद्ध आसक्तियों के भीतर या परस्पर इस प्रकार संबंधित न हो जो विवाह को अवैध बना दे। मतलब 2 पक्षकारों के बीच निषिद्ध संबंध जैसे हो सकता है रक्त संबंध, जिसको करावत कहते हैं। रक्त संबंध में क्या होता है, मतलब ये संबंध ऐसे होते हैं जिसमें परस्पर संबंधित स्त्री पुरुष जो पक्षकार हैं वो एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी किसी ऐसी महिला से विवाह नहीं कर सकता है, जैसे में अपनी माता या दादी से विवाह नहीं करेगा, अपना पुत्री या पौत्री मतलब पोती से विवाह नहीं करेगा, अपनी बहन सगी बहन हो चाहे सहोदरा हो इससे विवाह नहीं करेगा, भाई की पुत्री होगी या पौत्री होगी तो उससे विवाह नहीं करेगा, अपने पिता या माता की बहन मतलब मौसी हो गई या मामी हो गई या दादा दादी की बहन हो गई तो ये सबसे वो विवाह नहीं करेगा, क्योंकि ये रक्त संबंध है। तो मनुष्य ऐसी महिलाओं से विवाह नहीं करेगा। दूसरा है विवाह संबंध। मतलब इसमें क्या होता है, पत्नी की जो माँ होगी या दादी होगी उससे विवाह नहीं करेगा। ये पत्नी की पुत्री या पौत्री से विवाह नहीं करेगा, पिता या पितामह की पत्नी से विवाह नहीं होगा, पुत्र पौत्र या नाती की पत्नी से विवाह नहीं होगा। ये विवाह संबंध है। अगर 2 पक्षकार विवाह किए हैं तो उसके अगला जो मतलब अगर पत्नी का जो भी संबंधी है उससे वो लड़का विवाह नहीं कर सकता है। धात्री संबंधी क्या होता है, धात्री होता है जब 2 वर्ष से कम आयु का जो शिशु है किसी शिशु अपनी माँ के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री का दूध अगर पीता है तो उस शिशु और उस स्त्री के बीच धात्री संबंध हो जाता है। मतलब बच्चा जो है 2 वर्ष से कम हो और अपनी माँ के अतिरिक्त अगर किसी और स्त्री का दूध पिया है तो उससे भी धात्री संबंध हो जाता है।
और उस शिशु की धाय माँ बन जाती है। धात्रेय संबंधी वे होते हैं जिन्होंने एक ही स्त्री का दूध पिया हो। धात्रेय संबंधियों का जन्म जो है वो एक माता पिता से नहीं होता, फिर भी वो विवाह के प्रयोजन के लिए रक्त संबंधी समझे जाते हैं। रक्त संबंध और विवाह संबंध के कारण निषिद्ध लोग जो हैं वो धात्रेय संबंध के कारण भी निषिद्ध होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति केवल अपनी सगी बहन से ही नहीं बल्कि धात्रेय बहन से भी शादी नहीं कर सकता है। तो ये थे हमारे मुस्लिम विवाह के औपचारिकता, उद्देश्य, प्रकृति। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज